पूरे 2 दिनों से करण बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करें। यहाँ तक उसकी पत्नी सोनम भी अपने कजन की शादी में इस कदर व्यस्त थी कि उसे पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दी थी। करण को प्यास लगी थी, पर उसे किसी को भी पुकारने की इच्छा नहीं हुई। उसका अंतःकरण शोक और निराशा से विदृढ़ हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यह दुर्दशा होगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष देता। घर जमाई बनकर इस घर के रहने का उसका खुद का फैसला था। वह पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी कैसे कह सकता था। उसका व्यक्तित्व ही इतना दुर्बल और निरुपाय हो गया था कि वह निरंतर सबके द्वारा छला जा रहा था। बस एक गलत कदम और उसकी जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके पापा अमरनाथ, जो कभी उसके सबसे अपने थे, जो उसकी सबसे ज़्यादा चिंता करते थे, जो उसके आदर्श गाइड और माँ भी थे, उसी पर उसने शक किया था, घृणा की, जिसका परिणाम अब भुगत रहा था। जब किसी की आत्मा पर गलतफहमी का पर्दा पड़ जाता है, वैसा संन्यासी व्यक्ति कभी सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता। पापा के प्यार पर गलतफहमी ने ही उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया। आज उसे अपनी माँ गीता देवी की बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी बड़ी खुशी कुर्बान करने के लिए तैयार रहती। उसके एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़ उसके आगे पीछे दौड़ती रहती। कभी उसे हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वह कभी उसके सिर सहलाती, कभी पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर उन्हें समझाते, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम्हारे इस तरह घबराने से मैं नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में ज़रा सी देर हो जाती तो वे सड़क पर आकर खड़ी होती। उनका सुबह से शाम तक समय उसी के इर्द गिर्द उसके आराम का ख्याल करते गुजरता। उनका यह जुनून देख पापा अक्सर भुनभुनाते, तुम्हारा इतना ज़्यादा लाड प्यार इसे ज़रूर बर्बाद कर देगा। पर माँ का अटल विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10th में जब उसे 92% मार्क्स मिले थे, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, पर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। उन्हें लीवर कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 3 महीनों में ही सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा यही चिंता खाए जा रही थी कि उनके बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। एक बात उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि उनके जीवन में वक्त और हालात दोनों बदल गए थे, जो अब उनके वश में नहीं था। काफ़ी सोच समझकर अपने बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते से बहन सुचिता को अपने 5 वर्षीय बेटी सुधा के साथ अपने पास बुलवा ली थी। सुचिता असमय ही विधवा हो गई थी और बेटी के साथ कोई आश्रम ढूंढ रही थी। हालत ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। गीता के इस दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में सुचिता ने उसके पूरे घर परिवार को अच्छी तरह संभाल लिया था। गीता ने भी सुधा को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दी, उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा ली। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए थे। सुचिता को करण का पूरा ख्याल रखते और पुत्रवत प्यार करते देख गीता ने उससे वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर उसके पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ताकि वह निश्चित होकर इस दुनिया को छोड़ सके। सुचिता से वादा लेने के 1 महीना भर बाद ही वह काल के गाल में समा गई थी। गीता नहीं रही। रहने पर सुचिता ने अपना वादा निभाया। करण की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक संबल भी दिया। उसे माँ की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती। माँ के जाने के बाद करण पूरी तरह टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। उसके रूह की गहराइयों से जुड़ी थी। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दिया, क्योंकि उसे अपनी माँ की इच्छा जो पूरी करनी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन IIT लखनऊ में हो गया। लखनऊ जाकर वह ऐसा पढ़ाई में रम गया कि कम ही घर आता। घर आते ही उसे माँ की यादें विकल कर देती। उसकी समझ में नहीं आता
विधाता ने उसकी माँ की जीवन यात्रा बीच में ही समाप्त कर क्यों दी? उनके साथ अन्याय किया। गांव से दादी आ गई थी उसके पापा की देखभाल के लिए, पर माँ की मृत्यु ने उसके पापा को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख बिखेर दिया था। फिर भी वह करण की देखभाल और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज़्यादा तत्पर रहते। एक सुचिता मौसी ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के बीच कड़ियाँ जोड़ती रहती। जब वह इंजीनियर के फाइनल ईयर में था, उसे बनारस में रहने वाले उसके एक दोस्त कुणाल ने सूचित किया कि उसके पापा ने सुचिता मौसी से शादी कर ली है। सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका सर्वांग थरथरा उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने मुझे उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो तो उसके सबसे अपने थे, फिर भी उसे इतना पराया क्यों कर दिया? उसने पूछना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उसके अंदर उथल पुथल सी मची हुई थी। फिर भी उसने पापा को फ़ोन नहीं किया। 2 दिनों बाद उसे पापा का भेजा हुआ लिफाफा मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि फ़ोन से बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो लिखकर भेजा है। पढ़ा भी नहीं। गुस्से में लिफाफे के 2 टुकड़े कर डस्टबिन में डाल दिया। रात भर माँ को याद कर निःशब्द रोता रहा। दूसरे दिन ही उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह लौट कर कभी नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। लखनऊ तक आए, वह मौन साधे प्रतिक्रिया वहीं बैठा रहा। उसकी मुख आंखों का उपलांग पापा को भी अंदर तक आहत कर गया। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही हैं, अपने हैं जितना कि इस शादी के पहले थे। पर वह नहीं माना तो नहीं माना। पापा के शादी करते ही उसे वह घर पराया लगने लगा था। जिस सुचिता मौसी में उसे कभी उसके माँ के दर्शन होते थे, अब छल नई माँ भी माता नजर आने लगी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नज़रों में एक मर्यादाहीन आचरण था, जो लोगों की नज़रों से में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर की रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई थी। बिना घर में सूचित किए वह झांसी आ गया था। घर के सभी लोग परेशान थे। वह भी काफ़ी अकेला और दुखी रहने लगा था। उसी दौरान अपने साथ काम करने वाले विक्की से कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया था। विक्की के घर उसे पनाह मिली। विक्की की माँ के लिए वह बहुत जल्दी अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यारा हो गया। भयंकर तूफान के गुजर जाने के बाद घर परिवार से बिछड़ना, पंछी उस बहेलिया को ही अपना मान लिया जो जाल बिछाए उसे फंसाने के लिए बैठा था। फिर तो विक्की की माँ राधा देवी ने झटपट इस बेशकीमती नगीने को अपनी बेटी सोनम की अंगूठी में जड़ने में देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। सोनम भी खुश रहती। ससुराल की वर्जनाओं से मुक्त यहाँ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। करण ने भी संघर्ष वहीं रहने का फैसला ले लिया, पर जल्द ही करण को एहसास होने लगा था कि घर में चाहे वह जितना भी खर्च करे, उसका मान सम्मान घर के बेटों सा नहीं था। साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का अबोलापन भी बढ़ रहा था। करण की देखभाल और ख्याल रखने के बाद बदले उसे अपने बनाव श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती। दिनों दिन उसके मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थीं। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़े पर और गहनों का पर उसका ज़्यादा ध्यान रहता। पति उसके लिए बस पैसा कमाने की मशीन मात्र था। सासू माँ, जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वालों की रोज़ रोज़ आवाभगत तो नहीं हो सकती। करण को आवाभगत की चिंता नहीं थी, उसे तो उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माँ पापा कभी उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटते ही जा रहा था। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था कि उसकी देखभाल करे। करण को लगने लगा था कि अपने पैरों पर स्वयं ही उसने कुल्हाड़ी मारी है। तभी अपनी पत्नी सोनम की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह रामू से कह रही थी, साहब उठे तो उनसे पूछकर दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सोनम के जाते ही वह उठ बैठा। घर में सिर्फ वह रामू थे।
अचानक उसके मन में अपने पापा और सुचिता मौसी की स्मृति मुखर होने लगी। उनका प्यार याद कर उनका मन विफल हो उठा। वह तुरंत उठकर कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डालकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान का दंश झेलना उसे गंवारा नहीं था। ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टी ले उसी समय रवाना हो गया। रात भर के सफ़र के बाद सुबह से के उजास फैलने के साथ वह पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां कड़ कड़ उसे पुकार रहा है। इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप और बीमारियां पहुंचते ही जाने कहाँ लुप्त हो गई। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी, अपना वह पुराना घर उसे किसी आत्मीय स्वजन से कम नहीं लगा। न चाहते हुए भी उसकी आंखें भर आई। गेट खोलकर अंदर आया तो सामने ही पथरीले आंगन में बैठी सुचिता मौसी चावल बीन रही थी। पहले की तरह अपने काम में मगन, उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके बगल में करण आकर खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए, वे चौंक कर सिर उठाई तो सामने करण को देख थोड़ी देर के लिए एकटक देखती रह गईं। फिर उसे खींचकर सीने से लगा फूट फूट कर रो पड़ी। आहट सुन पापा भी बाहर आ गए। उसे देख उनकी आंखें भी छलक आईं। उसे इसलिए हुए वह घर के अंदर आ स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। उसे लगा अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मान अपमान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपने रिश्ता जोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह, अपनापन पाकर वह आत्मविभोर हो उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। जीवन में मिले अपमान, ठोकरें और बेगानेपन ने उसे अपनों का महत्व समझा दिया था। एक दिन जिस घर से वह विरक्त हो गई थी, आज वह घर उसे प्यार की सागर नजर आ रहा था। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिर परिचित कमरे में लगवा दिया। वह सारा काम समाप्त करके उसके सिरहाने पर आ बैठी। पहले की तरह सिर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, यह तुम शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। गीता जी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों ने, शर्मनाक पक्तियों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे। सुधा को भी तानों उल्हानों से लोग परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था। इसलिए ही हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़ दिया। तब मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो हम चाहे मुझे जितनी भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। सुधा को साथ लेकर घर छोड़ दूँगी, पर अब तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूँगी। मैंने गीता दी को वचन दिया था कि तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूँगी। फिर भला मैं कैसे तुम्हारी खुशियों के आड़े आ सकती हूँ। उनकी आंखों से उनका वात्सल्य आंसुओं में रो उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वह निःशब्द रोती रहीं। जब उठकर जाने लगी तब करण ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ़ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके व्यवहार से हैरान वह आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से उसे निहारने लगी। मैंने एक और गलती की है। बिना आप लोगों को बताए मैंने शादी कर ली। आशा है आप दोनों मुझे माफ़ कर देंगे। अरे सच, मेरी बहू को कहाँ छोड़ आए? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आ गए। पहले अपना ट्रांसफ़र तो करवा लूँ, फिर हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा। फिर तो देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रहीं। जब सोने चले गए वह बैठा सोनम को मैसेज भेज रहा था, अब मैं लौटकर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब बनारस आकर मेरे पास रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हाँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।